हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉस के बारे में। ये हमारी यूपीएससी ईपीएफओ की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज में आगे ये वीडियो है। हमने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारी जो फ्री यूपीएससी ईपीएफओ कोर्स नाम से हमारी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल टिस्का एकेडमी पे, तो उस पे आप जाके आप देख लीजिएगा। हमने इसमें आपको 6 वीडियो में हमने इसको कवर कर दिया पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे लेबर लॉस के बारे में कि लेबर की क्या क्या लॉस बनाए गए हैं, किस तरह से इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक लीगल फॉर्मेट में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो पूरी तरीके से इसको जो है कानूनी दावपेच जो होती है किसी भी इंडस्ट्री में उससे रिलेटेड चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। तो अब जैसे इंडस्ट्रियल अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया था वो आपको एक बार रिकैप करके बता दे रहे हैं। देखिए, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमने आपको पढ़ा, सबसे पहले डेफिनेशन बताया, फिर हमने नेचर बताया क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, ऑब्जेक्टिव बताया, फिर हमने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप, मेजर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने तीसरी वीडियो में अप्रोच और इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम के बारे में बताया। फिर हमने अपनी चौथी वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट टाइप्स और रिजोल्यूशन के बारे में बताया। फिर हमने एक वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में बताया। फिर हमने उसमें जो अमेंडमेंट हुए थे 2010 में उसके बारे में आपको बताया। अब हम जो आगे लेके चलेंगे वो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन पे चलेंगे, उसकी डिफिनेशन बताएंगे आपको, और कैटेगरी क्या होती है लेबर लॉस की उसके बारे में बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका यूपीएससी के सिविल सर्विस में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका अच्छा खासा मतलब इन्वॉल्वमेंट है, तो वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वो भी हम आपको पढ़ाएंगे इसमें। और इसमें आपको पूरा प्री कॉलोनियल इंडस्ट्रियल इंडिया और इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल और साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर द ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आपको हम मेजर एस्पेक्ट को कवर करेंगे। और साथ ही साथ रोल ऑफ इंडिया फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे और साथ ही इसका पूरा कंक्लूजन भी आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लेबर लॉस को कंप्लीट करेंगे पहले हम, उसके बाद हम जंप करेंगे सोशल सिक्योरिटी पे। तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और कंप्यूटर और जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको कवर करेंगे और कम से कम शब्दों में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे ईपीएफओ की तैयारी आपकी हो सके। 5 सितंबर को पेपर ईपीएफओ का होने वाला है। और फ्रेंड्स, चलिए अब लेबर लॉ से हम सारी डिटेल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनेशन के बारे में। देखिए, लेबर लॉ जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है एम्प्लॉयमेंट लॉ के नाम से, यानी कि जो नौकरी का जो नियम होता है उससे लॉ, जब कहीं लॉ वर्ड यूज हो जाता है तो लॉ का मतलब होता है यहाँ कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर, यानी कि जो हमारी कानून और न्याय व्यवस्था होती है वो इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो अगर ये हो गई इन्वॉल्व हो गई तो पेपर वर्क भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो अभी तक हमने बनाया इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो एक कोर कॉन्सेप्ट था, सिर्फ और सिर्फ एक संबंध बनाने में, जिससे कि जो भी यूनियंस है वो अपनी बात को मनवा सके, जो मैनेजमेंट है वो अपनी बात को सामने रख सके। लेकिन लेबर लॉ जो है वो थोड़ा सा कानूनी दावपेच में आ जाता है। तो लेबर लॉ को एम्प्लॉयमेंट लॉ भी जाना जाता है। ये बॉडी ऑफ लॉ है। बॉडी ऑफ लॉ जो होते हैं उसमें एक पार्ट है एम्प्लॉयमेंट लॉ, उसमें आता है ये। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जो नियम कानून इसमें बनते हैं वो सारे लीगल राइट्स को देखते हैं। किसके? और लीगल राइट्स किसके? वर्किंग पीपल, यानी जो लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके। तो ये लेबर लॉ उसी से कनेक्ट करता है। ये एक तरह से बिचौलिए का काम करता है, मीडिएशन का काम करता है ट्रेड यूनियंस के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। ये डिफाइन करता है राइट्स को, यानी कि अधिकार जो होते हैं किसी के, वो ऑब्लिगेशन यानी कि जिसके दायित्व होते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, वर्क प्लेस पे क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, दायित्व होते हैं, उनके बारे में लेबर लॉज बताता है। अब हम ये देखते हैं कि लेबर लॉ कवर क्या क्या करता है। लेबर लॉ 3 चीजों को कवर करता है। एक होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन, दूसरा होता है वर्क प्लेस जिसमें हेल्थ और सेफ्टी को, और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स को। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन हमने पढ़ा दिया आपको उसमें, लेकिन लेबर लॉज के अगर लेबर लॉज की नजरों से अगर देखा जाए तो ये एक सर्टिफिकेशन की बात होगी। इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, पेपर वर्क होगा और लेबर मैनेजमेंट रिलेशन के बारे में बताया जाएगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी और जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होते हैं, जो अनफेयर होते हैं, जो कि फेयर नहीं है, उनके बारे में बातें होंगी कि किस तरह से उसको हम दूर कर सकते हैं और उसकी जगह नए नियम लाके किस तरह इंडस्ट्री को स्मूथली चला सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। और फिर दूसरे में हम देखेंगे वर्क प्लेस में हेल्थ और सेफ्टी की बात को कवर करता है लेबर लॉ, कि मतलब वर्क प्लेस का मतलब कि काम जो काम किया दिया जा रहा है वो सही होना चाहिए
चाहिए, हेल्थ सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें कोई गड़बड़ी हो, वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। और साथ ही साथ जब भी काम हो तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, यानी जो भी मशीन हम जिसको वर्कर काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रॉपरली सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीन खराब है उस पर हम काम कराया जा रहा है, जिससे मान लीजिए करंट लगने का जो, या कोई किसी भी तरीके की अनहोनी होने का, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा हो, उसको होने से बचाने के लिए लेबर लॉ उन चीजों को भी कवर करता है और उन चीजों की भी मानकों का ध्यान रखता है। अब एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें ये भी चीज का ध्यान देता है कि हॉलीडेज जितने जो जनरल हॉलीडेज हैं उनको मिल रहे हैं कि नहीं, वर्किंग आवर उनके जो प्रॉपर है जो गवर्नमेंट तय किए हैं वो हैं या नहीं, और कहीं ऐसा नहीं अनफेयर डिसमिस नहीं कर दिया जा रहा है, किसी को गलत कारण बता के नहीं ना डिसमिस कर दिया जा रहा है, और मिनिमम वेज उसको जो है, जो एक मिनिमम प्रॉपर उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, मिल रही है कि नहीं। जो ले ऑफ प्रोसीजर होता है, ले ऑफ का मतलब होता है छटनी। छटनी का मतलब इन द सेंस होता है कि कहीं मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन आ गया तो वहाँ के लोग, जैसे अगर कहीं कहीं 50 लोग काम कर रहे हैं तो उसका मालिक क्या करेगा कि उसमें से 20 लोगों को निकाल देगा अपनी क्षमता के मुताबिक और 30 लोगों को ही सिर्फ सैलरी पे रखेगा। तो इसको एक ले ऑफ प्रोसीजर कहते हैं, ले ऑफ प्रोसीजर का एक पार्ट होता है। तो उसको भी देखेगा कि प्रॉपरली सही कारणों से ये चीज हो रही है कि नहीं, पेमेंट सही से मिल रहा है कि नहीं। और एनुअल जो लीव होती है एक जनरल, देखिए हर इंडस्ट्री में कुछ एनुअल कुछ ना कुछ लीव तय की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में महीने का 2 लीव होता है, किसी इंडस्ट्री में ईयरली 14 लीव होते हैं। तो इस तरह से लीव होते हैं, तो वो लीव पूरे करने के लिए, यानी कि वो छुट्टियां जो होती हैं जिसकी छुट्टियों के पैसे आपको नहीं कटेंगे, ये वो लीव है। तो वो चीजें कवर कर रही हैं कि नहीं, लेबर लॉज इन चीजों को देखता है। अब हम देखते हैं कैटेगरीज क्या है, हमने आपको डिफिनेशन बता दी, अब कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं कि कैटेगरी क्या होती है। देखिए किसी भी चीज की कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसके जो टाइप्स आते हैं उनका चर्चा यहाँ ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम लेबर लॉ की बात करें तो यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इनकी 2 आपस में कैटेगरीज हैं। इसमें पहली अगर फर्स्ट देखेंगे तो आप कलेक्टिव लेबर लॉज हो जाएंगे, यानी कलेक्टिवली देखेगा। और जो सेकंड हम बात करेंगे वो होगा इंडिविजुअल लेबर लॉज। वो इंडिविजुअल यानी कि जो एक पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। कलेक्टिव का मतलब होता है कि जो एक नियम बना तो वो सभी के ऊपर लागू हो जाएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए 3 पार्टी रिलेशनशिप्स होते हैं। किसकी 3 पार्टी रिलेशनशिप का मतलब होता है त्रिपक्षीय एक वार्ता होती है। इसमें 3 पक्षी में कौन पक्ष है, एक पक्ष हो गया एम्प्लॉय का, एक हो गया एम्प्लॉयर का, एक हो गया यूनियन। और दूसरा इंडिविजुअल लेबर लॉज होता है जो कि रिलेट करते हैं एम्प्लॉयज के राइट्स से, यानी अधिकारों से रिलेटेड, कहाँ पे काम पे उसके, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है काम करने का, उससे रिलेटेड होते हैं। अब 19 और 20 सेंचुरी में देखा जाए तो जो लेबर मूवमेंट होता है वो स्टार्ट किया जाता है कोई भी लॉ को इनेक्ट करने के लिए, और जो कि प्रोटेक्ट करता है लेबर राइट्स को, और ये इंटीग्रल होता है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो 19 और 20 सेंचुरी में जो लेबर मूवमेंट हुआ था, वो जो स्टार्ट हुआ था, उस समय जो लॉ बनाए गए थे जिससे कि लेबर्स की राइट्स को, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, उन चीजों के बारे में बात करता है जो कि इंटीग्रल होता है सोशल, जिससे कि उनका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आज हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका नोट जरूर बना लीजिएगा आप, क्योंकि ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसी स्लाइड्स को कवर करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ही साथ ये मिडिवल हिस्ट्री में भी एक, इसमें यूरोपियन इंडस्ट्रीज किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण उन्होंने किया, उसके बारे में इसमें पूरा चर्चा होगा। तो आप लोग पूरा इसको अंत तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण होता क्या है, पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, और औद्योगिकरण वो प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है जिसमें इकोनॉमी होती है, यानी कोई भी जो किसी भी देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, किसी भी इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है सेम रहेगी लेकिन अपने रूप को चेंज करेगी। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स से मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, और लेबर जो होता है वो रिप्लेस किया जाता है मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन, यानी कि मशीनों के द्वारा। वो उसे औद्योगिकरण कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब अगर सीधे शब्दों में मैं आपको कहूं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर गुड्स, यानी कि जैसे मान के चलिए कि गेहूं चावल हुई, उसको बनाने से लेके, जैसे कि राइस मिल होती है, तो इस तरह से जितने भी गेहूं चावल की जो मिल होती है उससे हटा के मैन्युफैक्चरिंग गुड, यानी कि जैसे कि कपड़े हुए, प्लास्टिक्स हुए, सारी चीजों को बनाती है। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग, एक तरह से एग्रीकल्चर गुड से वो मैन्युफैक्चरिंग गुड की तरफ जंप कर गई, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैटेगरी में आ जाती है। और यहाँ जो लेबर होता है, लेबर का ज्यादातर काम जो है मशीन कर देती है, यानी जो काम पहले 10 लेबर मिलकर कर रहे थे वही काम अब उससे भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ मशीनें प्रोड्यूस कर देती हैं। तो ये होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन।
देखिए जो पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि जो एक पीरियड चला था इंडस्ट्रियलाइजेशन का 19th सेंचुरी में, उसे कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि किस तरह से इसमें इंडस्ट्रियल जगत में औद्योगिक क्रांति आई थी उसके बारे में। देखिए औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड पूरी अपने आप में ये एक मजेदार स्टोरी, आप अगर स्टोरी के फॉर्म में इसको एंजॉय करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। देखिए जब पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टेलीविजन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों के पास जो है बहुत समय होता था। लोग ढेर सारे टाइम को अपने वेस्ट करते थे, इधर उधर काम करते थे, जो भी छोटा मोटा काम उन्हें मिल गया वो कर लिए, क्योंकि ना तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी, ना तो टेलीविजन, ना तो इंटरनेट है, वो काम क्या करेंगे, ना तो उन्हें इंडस्ट्रीज थी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे इंडस्ट्रियां बैठने लगी, तैसे तैसे क्या हुआ कि लाइफ जो है पूरी तरीके से उनकी चेंज हो गई, और जो वो काम करने लगे उसमें वो ढेर सारे काम, बड़े से बड़े काम को वो बहुत ही कम समय में कर दिया करते थे। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री, इसलिए कहा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो ह्यूमन लाइफ को ज्यादा एडवांस बना दिया, अब वो एडवांस हो गए पहले से। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने 3 फेजेस में आगे बढ़ा। पहला तो था ये प्री कॉलोनियल इंडस्ट्रियल इंडिया, दूसरा हुआ आपका इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल के पहले, और तीसरा हो गया रोल ऑफ इंडिया फॉर 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो आ गया। तो इसमें प्री कॉलोनियल इंडस्ट्रियल इंडिया में क्या क्या आया, तो देखिए प्री कॉलोनियल इंडस्ट्रियल इंडिया में आया, इसमें जो आज़ादी से पहले यानी कि जब मुगल्स थे और बाकी लोग थे जो राजा ऐश करते थे पहले, तो वो किस तरह से ऐश करते थे आपको समझ में आ जाएगा, उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से था। तो ये वो इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताएंगे हम। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रियल ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश आ गए भारत, जब अंग्रेज आ गए इंडिया में राज करने लगे, तब की बात हम आपको बताएंगे। उसके बाद जो इंडिया का 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री कॉलोनियल इंडिया की। देखिए ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में काफी अच्छा माना जाता था, जो हस्तशिल्प का, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं उनको बनाना, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा ये, तो इस तरह के कामों में इंडिया काफी बढ़िया माना जाता था। इंडिया के कई ऐसे आइटम थे जैसे कि ऊन हुए, कॉटन हो गए, सिल्क हुए, ये बहुत ही फेमस थे इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ही फेमस थी क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वो अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी बनाते थे जो कि गोल्ड से बनते थे, सिल्वर से बनते थे, ब्रास से बनते थे, और जितने बेल मेटल्स होते हैं उनसे बनते थे। तो काफी इंडस्ट्री फेमस थी इंडिया की, इंडिया में अच्छे कारीगर थे। तो इंडिया जो जाना जाता था, इंडिया इसलिए इंडिया में जब डिमांड भी ज्यादा थी इंडियन प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, और जितना इंडिया एक्सपोर्ट करता था किसी भी कंट्री के पास हैसियत नहीं थी कि उतना वो एक्सपोर्ट करे, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन बर्ड। लेकिन उसके जस्ट बाद फिर क्या हुआ, यूरोप जो होता था, यूरोपियन जो देश थे वो क्या करते थे, बहुत ही अपना ज्यादा पैसा लगाते थे यहाँ के प्रोडक्ट्स को खरीदने में, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए वो काफी पैसा देते थे। इसलिए हमारे यहाँ के राजा महाराजा पहले के जो होते थे काफी अमीर हुआ करते थे, कि क्योंकि उनके पास काफी पैसा आ जाता था, क्योंकि वो हस्तशिल्पकार उनके सारा काम कर देते थे और वो उस प्रोडक्ट को यूरोपियन देश आके खरीद के ले जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब यूरोपीय देश खरीदने लगे तो उन्होंने यूरोपीय देशों ने सोचा कि क्यों ना हम इसी पर कब्जा करें, क्योंकि भारत में कई तरह की कमियां थी। तो अब जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर है, वो हम आपको बताएंगे। ये भी बहुत ही रोचक कहानी है। देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे पहले, उन्होंने इंडिया में अपना कदम रखा। एक तरफ तो उन्होंने अपना इंडिया में वो आए, और दूसरी तरफ वो उन्होंने इंग्लैंड में 2 एक्ट पास किए, एक 1700 में, एक 1720 में, जिसमें उन्होंने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी रोक लगा दिया, जो कि इंपोर्ट करने का, कि कॉटन, इंडिया से कॉटन, सिल्क और बाकी के ट्रेड आइटम को कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता, यानी कोई यूरोप में मंगा नहीं सकता। इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स ने 2 एक्ट पास कर दिए। इससे घाटा क्या हुआ कि जो इंडिया के आइटम थे उनकी डिमांड वहां घट गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी ड्यूटी लगता था। तो अगर मान के चलिए कोई चीज आप पहले 10 रुपए में खरीद रहे हैं और आप वही 10 रुपए की चीज को अमेरिका में भेज रहे हैं, और 10 रुपए की जगह आप मान लीजिए वहां 12 रुपए कमाते हैं, तो यहाँ तो ठीक है। लेकिन अगर वही 10 की जगह आप 21 रुपए कमाने लगे तो कहीं ना कहीं आप उसके दूने को भी पार कर जाएंगे। और अगर अमेरिकन गवर्नमेंट इस पे हैवी ड्यूटी, इसका मतलब अमेरिकन ड्यूटी गवर्नमेंट ने इस पर अपनी हैवी ड्यूटी लगा दी है, इसको टैरिफ कहते हैं, उसको लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना हाई टैरिफ लगेगा। टैरिफ का मतलब यही होता है कि जो दूसरा देश हमारे ऊपर जो टैक्स इंपोज करता है वही टैरिफ होता है। ये डोमेस्टिक भी होता है, डोमेस्टिक टैरिफ कहते हैं जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट आपस में हम लोगों पे लगाती है, और जो इंटरनेशनल टैरिफ भी होता है जो कि बाहरी गवर्नमेंट लगाती है हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा ब्रिटिशर्स जो थे वो लगा दी, उन्होंने 2 लॉ पास कर दिया कि जिससे कि सिर्फ और सिर्फ अब ब्रिटिशर्स के हाथ में सारा जो है पावर आ जाए, और ब्रिटिशर इसी के आड़ में अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रांग बना सके, और जैसे कि ताकि इंडियन इंडस्ट्री की इंडियन चीजों की डिमांड कम हो और इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करे। तो क्या हुआ कि एक लंबा स्ट्रगल हुआ। अब आजाद इंडिया पे कब्जा करना इतना आसान तो था नहीं, यहाँ ढेर सारे राजा थे। तो
फिर ब्रिटिश ने यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट वार लड़ा जिसकी से इनको जीत दिलाने में काफी मदद, जिसने इनको भारत पर कब्जा करने के लिए काफी मदद किया। एक था बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर, 1757 1764। इसके बारे में डिटेल हम आपको मॉडर्न अपने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में हम आपको या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको डिटेल में इन दोनों की चर्चा मिडिवल और मॉडर्न दोनों में होगी। अब क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें क्या हुआ कि ये जब झगड़े हुए, ये वार हुए, तो इस वार के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद फॉरेन रूल जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि 2 एक्ट ऑलरेडी वो पास कर चुके थे। अब देखिए मोटिव क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मतलब ये इंडस्ट्री को हटाना यहाँ से, जितने भी हस्तशिल्पकार होते थे उनकी इंडस्ट्री को यहाँ से हटाने का मोटिव ये होता था कि इंडिया को जो रॉ मटेरियल्स है उसका एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स इंडिया को बनाना, जितने भी इंडिया से रॉ मटेरियल होते हैं वो सिर्फ इंडिया रॉ मटेरियल ही दे और जो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को सेल करे हायर रेट पे इंडियन मार्केट में, मतलब ब्रिटिश अपने प्रोडक्ट्स को इंडियंस जो हैं अपने मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट को बेचेंगे, वो भी ऊंचे दामों पे, और इससे और साथ ही साथ जो उनका टैरिफ था वो उसी हिसाब से उन्होंने लचीला बनाया कि ब्रिटिश प्रोडक्ट को उन्होंने सस्ता रखा और इंडियन प्रोडक्ट्स को उन्होंने महंगा रखा। तो इंडिया में इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे मिलते थे और ब्रिटिश प्रोडक्ट्स सस्ते मिलते थे। जाहिर सी बात है, अगर आपको पहनना है तो आप ब्रिटिश प्रोडक्ट्स ही पहनेंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट भी उतने बुरे भी नहीं होते थे, वो इंडिया की क्वालिटी में मैच नहीं थे, लेकिन वो इंडिया से अगर उनके इंडियन प्रोडक्ट से अगर उनकी क्वालिटी को आप मैच करेंगे तो वो मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उतने बुरे भी नहीं थे। तो इसीलिए लोग जो है उसको एक अल्टरनेटिव के तौर पे सस्ता मिलने पे, क्योंकि जनता यहाँ की गरीब थी और यही लक्ष्य था ब्रिटिशर्स का, इंडिया की जनता को गरीब बनाना। तो उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जो उनका प्राइमरी गोल था वो ये था कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी उनको डेवलप करना इस तरह से कि कभी भी ब्रिटिश इंडस्ट्री को कम्पीट ना कर सकें, ये उनकी मंशा थी। और वो हमेशा इंडियंस जो है ब्रिटिश कैपिटल गुड्स पे ही डिपेंड हो जाए, जिससे कि ब्रिटिश इंडियंस जो है वो इन्वेंशन के बारे में ना सोचें, वो किसी नई चीज के बारे में बनाने के बारे में, वो आपस में ही उलझे रहे हैं। 1850 देखिए चीजें तो चलती गई, लेकिन ऊपर वाले कुछ और ही मंजूर होता है। 1850 के बाद क्या हुआ, इंडिया में एक नया फेज स्टार्ट हुआ जिसमें बहुत बड़े स्टेज पे प्राइवेट इंडस्ट्री जैसे जूट, कॉटन और सिल्क स्टेब्लिश की गई। पहली जो जूट इंडस्ट्री, ये देखिए आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, पहली जो जूट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी वो हुई थी हुगली वैली में, कोलकाता में 1854 में, 1854 में हुई थी, और इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद अब क्या था कि जब अब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए रेलवे की जरूरत थी, तो रेलवे में बनाया गया इंडिया को। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट रेल स्टार्ट किया उन्होंने बॉम्बे से ठाणे 1854 में, यानी 1853 है ये, लेकिन 1853 और 1854 भी इसको कहते हैं, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो अब 1853 मारेंगे, लेकिन यहाँ 1854 की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तब तक इंडिया में रेल स्टेब्लिश हो चुकी थी, तो वो उसी चीज की यहाँ चर्चा हो रही है। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भी यहाँ पे बनाएं, और ताकि क्योंकि रॉ मटेरियल उनको यहीं से लेके जाना था। तो 19वीं सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, 19वीं सेंचुरी यानी कि 1907 में उन्होंने सेटअप किया एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। इसका क्रेडिट जाता है टाटा को, जमशेदजी टाटा और उनके बेटे दारोदजी टाटा को। अब जो टोटल नंबर ऑफ इंडिया में, अब इससे क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो है इंडिया में वो इंक्रीज होने लगी, फैक्ट्रीज की संख्या बढ़ने लगी। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें उस समय में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा प्रेशर इंडियन इकोनॉमी पे क्रिएट हो गया, क्योंकि इंडिया जो था वो मेजर रोल प्ले करता था, क्योंकि वार मटेरियल्स जितने होते थे, क्योंकि रॉ मटेरियल यहीं से आता था, तो जो भी वार यानी युद्ध के जो भी सामान होते थे वो ये इंडिया में जाता था, और बिना इसके उस वार को जीतना आसान नहीं था। ये इंडस्ट्री को काफी इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही एक्सेसिव मटेरियल जो है प्रोड्यूस किया गया युद्ध के लिए। मतलब हमारे देश में युद्ध का मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था और बाहर जा रहा था, हमारे देशवासियों को उससे कुछ खास फायदा नहीं था, ब्रिटिशर्स उसका फायदा ले रहे थे। एक तरफ वो दूसरी तरफ जंग लड़के जीत भी रहे थे और दूसरी तरफ वो हमारे देश को भी खोखला कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि एक कॉन्टिन्यूअस एक क्षय जिसको कहते हैं, एक नुकसान जो होती है उसकी स्थिति पैदा हो गई। जो भी वहाँ की मशीन थी, और वहाँ पे क्या था, और उन पर बहुत ही ज्यादा मशीनों पे ध्यान नहीं दिया गया। प्रोडक्शन उससे खूब लिया गया, लेकिन ज्यादा इंडस्ट्री की गुणवत्ता, जितने मशीन होते हैं उनकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं किया गया। इसके बाद जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो बहुत ही डेंजर में आ गई, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ही गिर गया, मशीनें खराब होने लगी, पुरानी मशीनें हो चुकी थी, तो और उनसे काफी काम ले लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि वो लो प्रोडक्शन होने लगा समय के साथ साथ। अब क्या हुआ कि जितनी इंडस्ट्री थी जो वो बहुत ही लगभग सभी इंडस्ट्री लो आउटपुट देने लगी, और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो यही चीज इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने अपने जो मशीनें लगाई हुई थी ऑलरेडी 100 साल 150 साल पुराने हो चुके थे, अब उनकी प्रोडक्टिविटी वो नहीं रह गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार में इतना ज्यादा उनसे काम ले लिया गया था, उतना ज्यादा उनसे प्रोड्यूस कर दिया गया था बिना उनकी वर्किंग कंडीशन को ध्यान में रखे। इससे नुकसान हुआ। अब क्या हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो इंडस्ट्रीज की जो ओनरशिप थी वो कुछ ही हाथों में थी, और इससे क्या होता था, बहुत ही शॉर्ट सप्लाई होती थी टेक्नोलॉजी के और जितने भी एजुकेटेड वर्कर्स हैं उनकी।
अब ये इंडिया के लिए सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कैपिटल, यानी पैसा। इंडिया में पास पैसा नहीं था जब देश आजाद हुआ तो जितने प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास उतना कैपिटल नहीं था कि वो नई इंडस्ट्री को बना सकें। तो इसीलिए 1948 में जो स्टेट, यानी कि स्टेट का मतलब होता है, कहीं स्टेट आप देखिए तो उसका मतलब स्टेट नहीं होता, राज्य नहीं होता, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर न लिखा हो तब तक आप मत समझा कीजिए कि कहीं स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट लिखा है मतलब वो गवर्नमेंट है उसका मतलब। तो 1948 में गवर्नमेंट ने प्ले किया इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्रमोट करने का, कि वो इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसके बिना पैसा देश में आता नहीं। तो जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। इसमें जो मेजर प्रोडक्ट्स थे जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोयला, पेट्रोलियम, स्टील हुआ, एक्सेट्रा, उन्होंने ये सब उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, अपने गवर्नमेंट ने। इसके साथ और भी कई इंडस्ट्री थे उनको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। और इसके जस्ट बाद उन्होंने इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1949 पास किया। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1949 पास किया जिसमें कुछ सर्टेन रूल्स, जिसमें हेल्थ सेफ्टी को लेके कि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, वेलफेयर, वर्कर्स का वेलफेयर के लिए तरह तरह के प्रोग्राम, बोनस, ग्रेजुटी, इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई, पेंशन स्कीम जो होती है वो सारी चीजें। और साथ ही साथ जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो डिमार्केट, यानी कि जो चेंजेस लाए जाते हैं उनसे रिलेटेड चीजों की चर्चा की गई। इसके जस्ट बाद यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया इंप्रूवमेंट को, कि किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री को तो अपने अंडर में ले लिया। अब उनके सामने यही चीज थी कि किस तरह से एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट किया जाए, देखने को मिले। सिर्फ दो इंडस्ट्री में, स्टील और कोल को छोड़ के बाकी इंडस्ट्री में किस तरह से उन्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स की कमी थी। तब उस समय जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वर्क करना शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब देखिए उनको देखा गया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो दोनों इंडस्ट्री में जो स्टील और कोल थी वो इंडस्ट्री दिक्कत में आई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना शुरू किया और कंट्री को इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने लगी, जैसे ट्रांसपोर्ट, रेल, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा की, क्योंकि इसके बिना इकोनॉमी कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता था। और जब तक इकोनॉमी इंप्रूव नहीं होता तो रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं खरीद सकती थी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि वो फोकस करेगी जितने भी कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्री होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके, जिससे कि जैसे महालनोबिस मॉडल है जो कि डील करता है हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे, जैसे मशीन, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज होती हैं वो। 1955 में कार्वे कमेटी बनी। अब गवर्नमेंट जब कोई काम करती है तो अक्सर वो कमेटी बना के करती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे एक कमेटी बनाई जिसने कि जो कि बनाया जो कि जिसने एडवाइस दिया प्रमोशन करने का, जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको प्रमोट करने का इन्होंने सुझाव दिया। और 1977 में जनता गवर्नमेंट, इमरजेंसी के बाद जनता गवर्नमेंट जो आई, जो अभी प्रेजेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, उससे पहले जनता गवर्नमेंट हुआ करती थी, बाद में बीजेपी बनी है। तो जनता गवर्नमेंट ने, क्योंकि 1985 में बीजेपी फॉर्म हुई थी, तो ये 1977 में, उससे पहले जनता गवर्नमेंट थी। जनता गवर्नमेंट ने एक नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को यहाँ पे लॉन्च किया, जिसका बेसिक एम था कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए और जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्हें बढ़ाया जा सके। 1991 में जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एलपीजी मॉडल आया, उस पर गवर्नमेंट ने दोबारा से कम बैक किया नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर, जिससे इंटरनेशनल कंपटीशन भी बढ़े, इसीलिए एलपीजी मॉडल ले आया था। वो हम आपको एलपीजी मॉडल को हम अच्छे से आपको पढ़ाएंगे जब हम आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे, इंडियन इकोनॉमी। अब इंडिया जो है उस समय इतना इंडिपेंडेंट नहीं था। उस समय फर्स्ट और सेकंड रिवॉल्यूशन के समय, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे रिवॉल्यूशन हम आपको पढ़ाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं सोचिएगा कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन सेकंड रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। तो देखिए इंडिया जो इंडिपेंडेंट नहीं था उस समय फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समय, लेकिन जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसमें इंडिया के सामने एक चैलेंज पेश हो गया, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ की खराब थी और कंडीशन भी यहाँ की पुअर थी, जितनी यहाँ की इंडस्ट्रीज है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। इसके बाद इंडिया ने क्या किया, इंडिया जो है एक सोर्स बना ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री का, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स मार्केट था और जाना जाता था दुनिया की सबसे बड़ी हाईली स्किल्ड आईटी वर्कफोर्स के नाम से जाना जाता था, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था, सेक्टर्स था, जिसने ओपन कर दिया था इंडिया में फोर्थ रिवॉल्यूशन की गेट को ओपन कर दिया था। तो हुआ ये कि इंडिया जो है उसके बाद जो है एक ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री के रूप में कन्वर्ट हुआ, जिससे ई कॉमर्स मार्केट इंडिया में धीरे धीरे करके वक्त के साथ वक्त भी था थोड़ा इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट बढ़ा, जिससे इंटरनेट सुविधाएं अच्छी हुई और ये इंडिया जो है वर्ल्ड का हाईली स्किल्ड आईटी वर्कफोर्स बन गया और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप सेक्टर है, जो कि ओपन कर दिया गेट को इंडिया में, ओपन कर दिया इंडिया का फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। तो अब जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे इससे। जो टीसीएस है, हमारी जो टीसीएस कंपनी है इंडिया की, टाटा ग्रुप की, वो टाटा ग्रुप टीसीएस कंपनी क्या करती है, टीसीएस ग्रुप की जो एनुअल टर्नओवर है उसका, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब क्या ये चीज है कि किस तरह ये रिवॉल्यूशन आया होगा। तो अब मुझे लगता है इतना एग्जांपल आपके लिए काफी है।
अब तीसरी हम बात करते हैं कि अब क्या हुआ कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया, तो जब स्किल ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री इंडिया बन गया, तब के अब क्या उसमें चेंजेस आए। तो देखिए फोर्थ रिवॉल्यूशन कवर करता है टेक्नोलॉजी को, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस समय प्रेजेंट का जो समय चल रहा है वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहा जाता है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इस स्टेज पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इंडिया जो है अपने पुराने जो चीजें हो, जैसे कास्ट, धर्म, क्रीड, आपस में जलन एक दूसरे से, धर्म के नाम पे एक दूसरे को से परेशान रहता रहेगा, और या या प्रिपेयर करेगा अपने सिटीजन को एक बहुत ही अलग फ्यूचर के लिए। या तो हम लोग धर्म, जाति प्रथा में ही फंसे रहे, या तो हम लोग उससे आगे बढ़ के हम लोग सोचें। तो इंडिया को ये बात सोचने की जरूरत है। यहाँ टेक्नोलॉजी जैसे कि मान लीजिए 3D प्रिंटर्स हुई, ये फंक्शनिंग ऑर्गन्स होती हैं जो कि एक समुद्र की तरह काम करती है, जो कि हार्वेस्ट करती है फूड को। जितने भी ऑटोनॉमस व्हीकल है उनको, पार्किंग स्पेस को, आर्टिफिशियल ब्लड को जो कि आती है इंडिया में, एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ क्या होता है वो नेचर ऑफ जॉब्स जो होते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके, उसमें कन्वर्ट करती है। तो ये टेक्नोलॉजी हुई 3D प्रिंटर को, जो 3D प्रिंटर्स हो गए, 3 डायमेंशनल जो प्रिंटिंग होती है वो, ये फंक्शनिंग ऑर्गन है जो कि एक तरह से इसको ओशन कहा जाता है, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड बना सके, फूड चेन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके, और जितने भी व्हीकल हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उनको बढ़ा सके। और आर्टिफिशियल ब्लड जो होता है इंडिया में आता है, एक तरफ या तो उनको क्रिएट करे, और दूसरी तरफ साथ ही साथ इंडिया में जॉब्स जो है वो भी अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कराए, जिससे कि यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड जनता है उनके भी अच्छे खासे काम मिल सके। अब देखिए इंडिया में जो आधे से ज्यादा जो आबादी है इंडिया की, वो आती है एज 27 साल तक की एज की आती है, आधे से ज्यादा आबादी, यानी 50% से ज्यादा के लोग इंडिया में 27 साल या उससे नीचे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा डेटा है अगर किसी भी देखा जाए तो। और अब जो है इंडिया में बहुत ही चीपेस्ट डेटा रेट से पूरे वर्ल्ड की अगर तुलना करें तो इंडिया में जो डेटा रेट है अभी वो बहुत ही सस्ता है। आपको इजिली जो है हमारे पीएम मोदी जी की वजह से आपको आसानी से मिल जा रहा है, चीपेस्ट रेट पे डेटा मिल जा रहा है, जिससे कोई आदमी आराम से रिचार्ज करके नेट यूज कर। आप किसी और देश में जाएंगे तो आपको इतने आसानी से वो इतने सस्ते डेटा आपको नहीं मिलेंगे। अब इंडिया जो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया जो है 58 रैंक पे 126 देशों में से। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए इंडिया जो है सून जो है अचीव कर लेगा अपने एम को, ग्लोबल पावर जो बनना चाहता है इंडिया वो बहुत जल्दी अचीव कर सकता है अगर इंडिया इसी तरह से तरक्की करता रहा तो फ्रेंड्स ये सारी चीज थी। अब कंक्लूजन की अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तो हम एक तरह से कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हुआ है, पोल्यूशन भी बढ़ा है। देखिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है। एयर, वाटर और लैंड और ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो भी बढ़े, ओजोन डिप्लेशन भी, ओजोन में छेद जो था वो भी बढ़ा है। कई तरह की बीमारियां भी बढ़ी हैं, जिससे कि रिच और पुअर के बीच में गैप भी बढ़ा है। कई वर्कर जो है अपने गाँव को छोड़ के शहरों में जाके बस गए हैं, जिससे कि एक शहरों की स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं खतरे में आ गई है, जनसंख्या एक तरफ रिलाई कर गई है। इसीलिए अगर हमने प्रॉपर स्टेप्स नहीं उठाए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी पैदा हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के इन्वायरमेंट को और बाकी के प्रॉब्लम से इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू और बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ड्यूटी बनती है गवर्नमेंट की, वो इस तरह की पॉलिसीज को बनाए, स्कीम्स को बनाए जो कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैलेंस कर सके, कंट्रोल कर सके। ये सारी चीज थी फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। हमको उम्मीद है हमने आपको अच्छे से समझा दिया, हमने तीनों फेज आपको अच्छे से पढ़ाया। अब हम जो अगला आपको पढ़ाएंगे वीडियो उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के 4.0 के बारे में आपको पढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में डिटेल की, इसकी जो 4.0 फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ, क्योंकि जर्मनी में ज्यादातर स्टार्ट होती है यूरोपियन कंट्रीज में, तो 4.0 अब हम आपको पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। और साथ ही साथ हम फिर उसके बाद हम लेबर लॉस पे वापस जंप करेंगे, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के नाम से इसको देखा जाता है, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन के पार्ट हमें जितना लगा उतना हमने आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन में करके पढ़ा दिया और बाकी पार्ट हम आपको लेबर लॉज में करके पढ़ा दिया। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है और हमारे ईपीएफओ की सीरीज ऐसी चलती रहेगी, वीडियो रोज आती रहेंगी। हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे, जिससे कि आप भी हमारे सारे कंटेंट का फ्री में लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स तो अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। कोई आपका क्वेरी हो, कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन आप इस पे जाके पूछ सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो आप कर सकते हैं। फेसबुक पे भी जाके कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो है देख सकते हैं आप, और वो आपको 9 दिनों के अंदर डिलीवर हो जाएगा। और बाकी आपके कोई किसी एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बस हमारे इस नंबर जो आपका नंबर दिख रहा है उस पर डाल दीजिएगा, हमारे जब भी हमारे एग्जीक्यूटिव से देखेंगे तो उससे सॉल्व करेंगे। फिर अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय